हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले की हमारी जो 2 क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट क्लास में लेसन नंबर फर्स्ट के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया था एंड सेकंड क्लास में हमने लेसन नंबर 2 के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सेम इसी तरीके से ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ये बेस्ड है ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो आज के इस क्लास में हम लेसन नंबर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 में सभी लेसन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ और इस पूरी प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। बट क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइक हमारा चैप्टर किसके ऊपर है, तो हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है ये बाई बैक ऑफ शेयर्स के ऊपर है। बाई बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने ही शेयर को फिर से अपने शेयर होल्डर से वापस से परचेज कर ले या उसको वापस से क्रय कर ले, तो उसी को हम बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो अब इस लेसन में इसी के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका मीनिंग है बाय बैक ऑफ शेयर्स मीन्स द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी, कि जब कंपनी के द्वारा अपने ही शेयर को फिर से परचेज कर लिया जाए तो इसी को बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। मतलब कि देखो, बाय का मतलब होता है परचेज करना, बैक का मतलब क्या, फिर से परचेज कर लेना। तो एक बार कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर को इशू करते हैं, उस टाइम पे तो कंपनी अपने शेयर को बेचते हैं, लेकिन जब कंपनी अपने बायबैक करती है शेयर को तो कंपनी उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर से अपने ही शेयर को फिर से वापस से खरीद लेते हैं उनका पेमेंट करके। तो वो कहलाता है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड यहाँ से स्टार्ट है हमारे लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायबैक ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी एंट्री है या तो आप इसको कॉन्सेप्चुअली, मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझ के आप इसको याद करो, या तो आप इस तरीके से करोगे या आप इसको सिंपली लर्न करोगे। आप किसी भी तरीके से करो, लेकिन आपको ये चीज़ें लर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज इसके विदाउट में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अमाउंट बेशक आपको समझ में आ जाए, बट वहाँ पे आपको एंट्री भी तो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारी एंट्रीज को करने के बाद में देन आप उसके बाद ही तो आप अमाउंट को वहाँ पे दिखाओगे। तो अमाउंट को पता होने के साथ साथ ही हमें एंट्री भी पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन से एंट्री को दिखाया जाता है। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे डिस्कस करके बता देती हूँ। एक बार आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से किया जाता है, कौन से कंडीशन में किस एंट्री को यूज़। तो सबसे पहले दे रखा है, अगर आपके पास में फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होगा तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो, कंपनी या तो अपने इक्विटी शेयर को भी वापस से क्रय कर सकते हैं या तो अपने प्रेफरेंस शेयर को भी दोबारा से मतलब रीपरचेज कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में इस अमाउंट को आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद में क्या होता है कि कंपनी जब अपने ही शेयर को इशू करते हैं, मतलब कि नया इशू करते हैं ताकि हम बाईबैक कर सकें अपने पुराने शेयर का। अगर कंपनी अपने ही शेयर को एट पार पे इशू कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पहले ड्यू करने का एंट्री, देन उसके बाद में रिसीव करने का एंट्री। अगर कंपनी अपने ही शेयर को यहाँ पे प्रीमियम पे इशू करेंगे, प्रीमियम का मतलब क्या है कि कंपनी अपने शेयर को उनका जो एक्चुअल अमाउंट है, जो उनका फेस वैल्यू है या उनका जो पार वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं एट पार, जैसे कि 10 रुपीज़ का कोई पर शेयर है तो 10 रुपीज़ के पर शेयर को अगर आप 15 रुपीज़ के पर हिसाब से या 12 मतलब 10 से ज़्यादा अमाउंट पे अगर उसको इशू कर देते हैं तो वही कहलाता है हमारा प्रीमियम पे। तो अगर हम प्रीमियम पे अपने ही शेयर को इशू करेंगे तो ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे और इशू करने रिसीव करने का ये एंट्री। तो देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि हमने अपने इशू उस शेयर को यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया है। अगर हम अपने किसी भी एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं इस वजह से ताकि हम अपने शेयर का बायबैक कर सके, तो अगर अपने ही एसेट्स को, अपने ही संपत्ति को अगर हम बेचते हैं या अपने किसी इन्वेस्टमेंट को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि हम इन्वेस्टमेंट यूज़ करें या एसेट्स यूज़ करें। एंड देन उसके बाद में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि हमारे पास में अपने संपत्ति को, अपने एसेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद में अमाउंट रिसीव होता है। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी चीज़ को बेचते हो तो आपको कोई ना कोई अमाउंट मिलता है, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, इस वजह से डेबिट हुआ है। क्योंकि जितने भी रिसीव होते हैं वो सारे हमारे पास में डेबिट होते हैं। एंड इसके साथ में अगर अपने ही संपत्ति को अगर हम बेचते हैं, अपने किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी एसेट्स को, तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। क्योंकि अगर हम अपने संपत्ति को ज़्यादा मूल्य पे, मतलब कि उसके एक्स्ट्रा अमाउंट पे अगर हम उसको सेल करते हैं, उसको हम बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। बट अगर हम अपने एसेट्स को उसके जो भी अमाउंट रहता है, अगर उस अमाउंट से कम अमाउंट पर अगर हम बेच देते हैं तो उस कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर अपने ही संपत्ति को, मतलब कंपनी जब अपने एसेट्स को बेचेंगे और उस कंडीशन में अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये उनको लॉस को प्रेजेंट करेगा। अगर उसके बाद में हमने अपने एसेट्स को बेचा है तो टू एसेट्स हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा ना ये रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि हमारे पास में जो भी आया है उसको डेबिट करो, जो भी चला गया उसको क्रेडिट करो। तो एसेट्स आया है, सॉरी कैश आया है तो कैश को डेबिट करो। अगर हमारे पास में एसेट्स चला गया क्योंकि हमने बेच दिया है तो वो हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बुक वैल्यू पे। और इसी के साथ में अगर हमें बेचने के बाद में प्रॉफिट होता है तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में दिखाएंगे। क्योंकि क्रेडिट में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते हैं अकाउंट को, तो वो हमारे प्रॉफिट को दिखाता है। तो ये तो हो गया यहाँ तक की बात। इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आप अपने डिबेंचर को इशू करोगे, डिबेंचर कौन होते हैं? ऋण पत्र होते हैं, जहाँ पे हम एक तरीके से अपने लोन को लेते हैं एक पूरा इंस्ट्रूमेंट के बेस पे। तो यहाँ पे डिबेंचर को अगर आप इशू करोगे एट पार पे तो इस एंट्री को दिखाओगे, डिस्काउंट पे करेंगे तो इस पे दिखाएंगे, प्रीमियम पे करेंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये एंट्री जितने भी है आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन में किसको दिखाता है। इसको आप कॉन्सेप्चुअली करना, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे करोगे तो आपको हमेशा के लिए सारी चीज़ें याद रहेंगे। इसके बाद में अगर आप बाईबैक को, मतलब कि या तो अपने रिजर्व का यूज़ करके करते हो या तो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करके करते हो, क्योंकि कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करने के लिए पहले से ही उसकी व्यवस्था, उसके एडजस्टमेंट करके चलते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जाके अगर हम अपने ही शेयर का बाईबैक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक सफिशेंट अमाउंट बना रहे। इस वजह से कंपनी कई बार क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का या रिज़र्व का या लोन लेके इस तरीके से पहले से ही पूरा सेटअप करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर बाईबैक अपने रिज़र्व में से, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में से करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और अगर इसके साथ में अलग डिविजिबल प्रॉफिट है तो उसको भी डेबिट कर देंगे। और टू में चलाया जाएगा CRR, मतलब कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अमाउंट को पे करेंगे बाईबैक का। अगर अमाउंट को आप एट पार पे पेमेंट करोगे तो ये दिखाएंगे, अगर हम प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे, अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एंट्री का यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद में हो सकता है कि हमने बाईबैक करने के लिए कोई एक सेपरेट बैंक अकाउंट को हमने ओपन किया है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे बाईबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं होल्डर्स का तो इस तरीके से दिखाएंगे। इसी के साथ में अगर प्रीमियम पे किया गया है तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का, जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इनका यूज़ करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम बाईबैक करेंगे। बाईबैक के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब जो भी खर्चे हैं, उन सभी का पेमेंट करेंगे, उन सभी को हम वापस से उनका भुगतान कर देंगे। तो इस कंडीशन में लिखेंगे बाईबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके साथ में ही या तो हमें प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है इन कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम एडजस्टमेंट लेके चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बाईबैक एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस से भी कई बार हमें क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये पूरा एंट्री था जिसके बेस्ड पे ही सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। तो मेक श्योर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे एंट्री अच्छे तरीके से लर्न हो, देन उसके बाद ही आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको एंट्री याद होगा, आपको पता रहेगा कि किस कंडीशन में किस एंट्री को यूज़ करना है, देन उसके बाद आप ईजिली सारे क्वेश्चन को बिल्कुल
कुछ ही मिनट में आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कर दो अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपको समझा देती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में ये सारी डिटेल है। एक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिनके पास में 2 लाख के सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब कि उनके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है। उनके पास में 50 लाख के जनरल रिजर्व है और कंपनी ने डिसाइड किया है अपने 1 लाख शेयर को, जो कि 10 रुपीज़ पर ईच है, उसको 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से बाईबैक करना। मैं आपको रिपीट करती हूँ फिर से। 1 लाख का शेयर है जो कि 10 रुपीज़ पर शेयर था, लेकिन कंपनी ने बाईबैक किया 8 रुपये के हिसाब से, पूरा 10 रुपीज़ का नहीं किया, उसको कम अमाउंट पे बाईबैक किया है। इसके बाद में कंपनी ने इशू किए हैं अपने 2 लाख के, मतलब कि 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर, जो कि हमारे 1 मंथ के बाद में इस पर्पस के लिए यूज़ किया गया था, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर 1 मंथ बैक फॉर दिस पर्पस ऑफ री परचेज। कि कंपनी ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपने बाकी रिजर्व का तो यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे 2 लाख का उन्होंने प्रेफरेंस शेयर को फिर से उन्होंने यहाँ पे इशू किया है ताकि हमारे पास में अमाउंट हो जाए जिससे हम उसको रीपरचेज कर सकें। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसके बेस पे ही हमें सारे एंट्री को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, बाईबैक के ड्यू करोगे, क्योंकि देखो किसी भी अमाउंट को पेमेंट करने से पहले, रिसीव करने से पहले उसको ड्यू किया जाता है। तो सबसे पहले हम ड्यू करने की एंट्री को लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे देखो जो कैपिटल शेयर था वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी 10 लाख। अब 10 लाख कैसे आया ये देखो, यहाँ पे 1 लाख का शेयर था, 1 लाख को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10, देन जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 10 लाख। तो यहाँ पे देखो 10 लाख इस तरीके से आ गया। देन उसके बाद में जो शेयर होल्डर है उनके अमाउंट में उनके मतलब नाम के साथ में हम दिखाएंगे 8 लाख। और जो दो मतलब कि यहाँ पे देखोगे आप जो मतलब कि 2 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपने 10 रुपये के जो शेयर थे उसको 8 रुपये के हिसाब से बाईबैक किया। इट मीन्स 2 रुपीज़ का यहाँ पे जो कंपनी को कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 2 लाख। तो इस तरीके से टोटल आ गया 10 लाख। उसके बाद में कंपनी क्या करेंगे, अपने इस जो एंट्री किया है इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब कि जो भी परचेज़ किया है इसको फ्री रिजर्व में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे देखो ये जो एंट्री होता है सभी के साथ में ब्रैकेट में आपको बताना पड़ता है कि एंट्री आपने किस बेस पे किया है, इसके एक्सप्लेन किया जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीइंग एंट्री पास फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कि हमने अपने नॉमिनल वैल्यू पे जो भी हमने यहाँ पे एंट्री को पास किया था, जो कि हमने फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में से बनाया था, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये एंट्री पास किया जाएगा हमारे CRR में से। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख। अब ये देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ किस तरीके से अमाउंट आया। यहाँ पे देखो बताया गया था कि जो 1 लाख है उसका 10 रुपीज़ के हिसाब से बाईबैक किया गया। अगर आप 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 लाख को दिखाया गया था। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख आया। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट था 2 लाख का, इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखा दिया 2 लाख। अब बाकी का बैलेंस जो बचा हुआ है वो हम अपने रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, इस वजह से जनरल रिजर्व को यहाँ पे दिखाया गया। बस इतना एंट्री हो गया। उसके बाद में जो शेयर होल्डर उनको पेमेंट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे 8 लाख आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 ही एंट्री था, 3 एंट्री के बेस पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड होगा, क्या क्या चीज़ें ऐड होगा, जैसे कि हम नए शेयर को इशू करेंगे। इशू एट पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। भारत लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिन्होंने डिसाइड किया है अपने 40,000 इक्विटी शेयर, जो कि पर शेयर थे 10 रुपीज़, इसको बाईबैक करने का उन्होंने डिसीज़न लिया।
40,000 के इक्विटी शेयर है और पर शेयर है 10 रुपीज़ का। अब और कंपनी ने इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, कंपनी ने अपने बायबैक को कंप्लीट करने के लिए एक नए शेयर को इशू किया है, जो कि 10 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने मतलब रखा है कि वो 10 बोल दिया मैंने, 100 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने रखा है कि 100 रुपीज़ के हिसाब से इसको हम पेमेंट नए शेयर को इशू करेंगे, ताकि नए शेयर को इशू करके हम पुराने वाले शेयर्स का पेमेंट कर सकें। सो इस वाले इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 40,000 का शेयर था जो कि 10 रुपये के हिसाब से था। कंपनी को इनको बायबैक करना था। इस पर्पज़ के लिए कंपनी ने 100 रुपये के हिसाब से दूसरे शेयर को इशू कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी ने इशू किया शेयर को, उसको पहले हमें, जो भी हमने इशू किया है इसको हमें पहले बायबैक करने के लिए रिसीव करना पड़ेगा। तो ये जो शेयर है ये 10 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने ईच किया था। तो अगर आप 40,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4,000 आएगा। मतलब कि 4,000 शेयर को कंपनी ने 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे इशू किया है। तो 4,000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाख यहाँ पे शो करके दिखा दिया। उसके बाद में जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंपनी अब अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहती है, तो पहले उनको इसको ड्यू करना पड़ेगा। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ना, थोड़ा सा ऊपर जा रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके सामने आपको दिखाना है, मतलब कि जो डेबिट दिखाया है इस यहाँ पे और इसके साथ में यहाँ पे क्रेडिट में। तो अमाउंट इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने की मिस्टेक है। तो आप समझ जाना कि अमाउंट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले एंट्री का, ये सेकंड वाले एंट्री का दिखा रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा और 4 लाख हो जाएगा। अब हमें पेमेंट करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उनका 4 लाख का अमाउंट था, 4 लाख का हमने पेमेंट कर दिया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिंपली अगर एक बार आप समझ लेते हो तो आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हो। और आपको ये बात खुद ही पता ही होगा कि एग्ज़ाम में थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करके आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करके आते हो तो। थ्योरी को चाहे आप कितने ही बेस्ट तरीके से क्यों ना उसको लिख के आओ, बट आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। बाई चांस ही मिल जाते तो मिल जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर दो तो मिल जाते हैं बाई चांस, बट फिर भी उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। बट अगर आप प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से करोगे तो आपको जितने मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा आपको उतने मार्क्स मिल जाएगा। इस वजह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको सारे समझ के जाने चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर पे, आप उसको थोड़ा सा देखना। अगर आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली तरीके से समझा होगा कॉन्सेप्ट को, तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है कि आपसे फाइंड नहीं हो पाएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में था, अगर बायबैक के टाइम पे अपने ही शेयर को एट पार पे इशू किया जाए, जैसे कि 4 लाख का हमें पेमेंट करना था, तो हमने 4 लाख के अमाउंट के लिए यहाँ पे 40,000 शेयर को ही हमने इशू कर लिया था। अब इस क्वेश्चन में एट प्रीमियम पे करेंगे, मतलब कि बायबैक करने के लिए हमें शेयर को प्रीमियम पे लेके चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक लाडली लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिन्होंने डिसाइड किया है अपने बायबैक करने का 20,000 इक्विटी शेयर का, जो कि पर शेयर है उनका 20 रुपीज़ का उनका पर शेयर है। और जो शेयर है टोटल शेयर है वो है 20,000, मतलब कि 20,000 तो शेयर है और हर एक शेयर मतलब कि पर जो शेयर्स है वो 20 रुपये का है। इसी के साथ में प्रीमियम पे उसको हमें पेमेंट करना है, मतलब 5 रुपये का प्रीमियम है। और इसके साथ में ही कंपनी के पास में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसमें उनके पास में एक सफिशेंट बैलेंस है, मतलब कि पर्याप्त बैलेंस है। अगर 20,000 का हमें शेयर का पेमेंट करना है तो जितना पेमेंट हमें करना पड़ेगा हमारे पास में, मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उतना ही अमाउंट है, सफिशेंट अमाउंट है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब कि दोनों तरीके से बता रखा है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको सारे एंट्री को कंप्लीट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने शेयर को बायबैक करने के लिए पहले ड्यू करेंगे, देन उसके बाद में पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि कंपनी ने पहले ही बताया
कि वो अपने शेयर को प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से हमें चलना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास में 20,000 के इक्विटी शेयर थे तो 20,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 20 से तो आपका आंसर आता है 4 लाख। तो 4 लाख को दिखा देंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके साथ में प्रीमियम है 5 रुपये का। तो अगर आप 5 रुपये को मतलब कि 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 20,000 से तो आपका अमाउंट आएगा 1 लाख। तो 1 लाख को दिखाएंगे हम यहाँ पे प्रीमियम वाले कॉलम में। इसी के साथ में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है मतलब कि वो जो पर्सन है जिससे हमें शेयर को बायबैक करना है उसका फुल पेमेंट बनता है 5 लाख का। तो यहाँ पे 5 लाख दिखा देंगे, मतलब 4 को और 1 को प्लस कर दोगे तो दोनों का टोटल आ जाएगा 5 लाख। तो इस तरीके से दिखा दिया। अब कंपनी ने यहाँ पे बताया था कि कंपनी के पास में एक सफिशिएंट बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंपनी क्या करेंगे, यहाँ से उनको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एडजस्ट करेंगे प्रीमियम का, क्योंकि देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो ज़्यादातर तो प्रीमियम को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम उनके प्रीमियम को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि वहाँ से लेके वहाँ से अमाउंट को निकाल के हम शेयर होल्डर्स का पेमेंट करेंगे। आप इस तरीके से सिंपली समझना, बातों को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, तो आप ये मत सोचना कि एडजस्ट का मतलब क्या। एडजस्ट का मतलब यही है कि कंपनी का जो अकाउंट है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, मतलब कि आपने दूसरे अकाउंट में से पैसे को निकाल के, रुपये को निकाल के, जो भी उनका अमाउंट है उसको निकाल के और शेयर होल्डर्स का पेमेंट कर देना, यही होता है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे देखो साथ साथ हम ये भी गिवन करेंगे कि हमने इस एंट्री किस लिए किया है। तो बीइंग एंट्री पास्ट फॉर एडजस्टिंग प्रीमियम पेड ऑन बायबैक आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से हम अपने प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। तो 1 लाख का यहाँ पे प्रीमियम था तो 1 लाख के अमाउंट को हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसी के साथ में देखो हमारा टोटल अमाउंट तो था 5 लाख का। 5 लाख में से 1 लाख था हमारा प्रीमियम का और 4 लाख था, मतलब कि 4 लाख था हमारा शेयर के ऊपर। तो 1 लाख का जो प्रीमियम था उसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट कर लिया एंड जो 4 लाख बचता है रिमेनिंग में उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, मतलब कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे 4 लाख को दिखा देंगे। देन उसके बाद में हमें पेमेंट करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। तो उनका टोटल अमाउंट था 5 लाख का, तो 5 लाख का हमने उनको पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हर एक क्वेश्चन की तरह मैं आपको पहले इसको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है। तो कंपनी ने बताया कि अपने 12,000 के इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए कंपनी का जो शेयर है वो 12,000 है और जो शेयर है वो 10 रुपीज़ पर ईच है, जिसको कंपनी 40 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बायबैक करेंगे। कंपनी के पास में कुछ अलग अलग टाइप्स के रिजर्व है। अब अलग अलग टाइप्स के रिजर्व जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कंपनी क्या करते हैं, अपने बायबैक करने के लिए अपने शेयर्स को काफ़ी तरीके के रिजर्व को क्रिएट करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि कंपनी इन फ्यूचर में जाकर अपने पेमेंट करने के लिए जो सफिशिएंट बैलेंस है, अमाउंट है, उसको पहले से ही बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो इन फ्यूचर में जाके आपको किसी चीज़ को परचेज़ करना है जो कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपके पास में उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लाइक आप अगर मान लो आप कोई एसेट्स परचेज़ करना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई कार खरीदना चाहते हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एट ए टाइम पे आपके पास में कहीं से भी पैसा आ जाता है, कहीं से भी अमाउंट आ जाता है। हो सकता है कि आप पहले से ही उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट करके आप उसको एक तरीके से सेविंग करके चलते हो, उसी सेविंग को लास्ट में जाके निकाल के आप किसी चीज़ को परचेज़ कर ले। तो देखो कंपनी भी तो सेम ही वर्क करेंगे ना, कंपनी के अंदर भी काम करने वाले पर्सन ही हैं, वो भी इस तरीके से ही डिसीजन लेंगे। तो कंपनी ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया कि 3 टाइप्स के उनके पास में रिजर्व है। एक है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में उनके पास में बैलेंस है 10 लाख का। जनरल रिजर्व में उनके पास में बैलेंस है 15 लाख का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनके पास में बैलेंस है 1 लाख का। तो ये रिजर्व है, इसके हेल्प से हम अपने जो बायबैक है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में कंपनी ने बताया कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया।
और कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के अमाउंट को रिसीव किया है 8,25,000। अब 8,25,000 को रिसीव किया है, साथ में ही बताया कि उन्होंने प्रॉफिट पे बेचा है 10% के, मतलब कि अमाउंट तो कुछ और था, यहाँ पे टोटल अमाउंट को बताया गया कि कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट को बेच के जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है 8,25,000 की, बट इस 8,25,000 में जो 10% का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था हमारे पास में, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। अब इसके बेस पे ही हमें सारे एंट्री को कंप्लीट करके दिखाना है। सेम उसी तरीके से देखो इसका फॉर्मेट पूरा रेडी कर लेना, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, डेबिट्स हो गए, क्रेडिट्स हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होगा, हमें पहले इन्वेस्टमेंट को बेच के जो अमाउंट रिसीव हुआ है पहले हमें इसको शो करना पड़ेगा। अब आप ये मत करना, अब यहाँ पे अगर मतलब कि थोड़ा सा हो जाता है कि अगर हम बार बार एक ही चीज़ को करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें जब बाय बैक करना है तो पहले हम ड्यू क्यों नहीं करेंगे, हम पहले इन्वेस्टमेंट को क्यों दिखाएंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो पेमेंट करने से पहले अमाउंट को रिसीव करेंगे कहीं ना कहीं से, तभी तो हम पेमेंट करेंगे। इन फ्यूचर में जाके मान लो कल या परसों अगर कोई पेमेंट करना है तो पहले आज के दिन तो पहले हमें सारे जगह से अमाउंट को रिसीव करना होगा ना, देन उसके बाद में ही कल या परसों जिस भी दिन हमारा पेमेंट का दिन है उस दिन हम उसको पेमेंट करेंगे। तो कंपनी भी सेम इसी तरीके से पूरा स्टेप लेके चलते हैं, पूरा प्रोसेस लेके चलते हैं। तो कंपनी पहले अपने इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, उनसे अमाउंट को रिसीव करेंगे, देन उसके बाद में पेमेंट करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि हमने यहाँ से बैलेंस को रिसीव किया है। अगर हमारे पास में कहीं से भी कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर हमारे पास से मतलब कंपनी के पास से अगर बैलेंस चला जाता है, मतलब कि पेमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट में दिखाया जाता है, जैसे कि आपने अभी कई सारे क्वेश्चन में देखा होगा, और इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे लास्ट में जाके जब हम बाय बैक करके अपने शेयर का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट को बेच के हमें 8,25,000 रिसीव हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं हमें गिवन कर दिया गया था। तो 8,25,000 हमें इन्वेस्टमेंट से मिला था, तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट में दिखा दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट का और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट किस तरीके से आया ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सो ये पूरा मैंने सॉल्व करके रखा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से। देखो वहाँ पे तो टोटल अमाउंट को बता दिया गया था कि 8,25,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था जो कि हमें रिसीव हुआ है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि 10 रुपये का प्रॉफिट भी था इसमें। अब कितना प्रॉफिट था वो तो हमें नहीं पता। अब क्वेश्चन को आप करोगे जिस टाइम पे सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में तो उस टाइम पे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो चलो आपके सामने है कि 75,000 का प्रॉफिट है 75,000 का, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस अमाउंट को आपको खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने का भी तरीका तो आपको पता होना चाहिए, देन उसके बाद में ही आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट जो रिसीव है वो दिखाया गया था 8,25,000। प्रॉफिट उन्होंने बताया था कि 10% का प्रॉफिट है जो कि उसमें पहले से ही इंक्लूड था। तो हमें पहले रियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से करोगे, देखो ये पूरा तरीका होता है। जैसे कि अमाउंट रिसीव हुआ है हमें 8,25,000 का, इस पे 100 रुपये तो परसेंटेज, हम जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, जितना परसेंटेज होता है उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर पे, और जो 100 होता है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर पे। तो हम ऊपर रखेंगे 100 रुपये। अब हम इसको अपोजिट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रॉफिट के जो इसमें इंक्लूड है उसको निकालना चाह रहे हैं। तो पहले आप इसको अपोजिट कर दोगे तो 100 बाय में 110 करोगे। 110 क्यों किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो 100 रुपये तो परसेंटेज का होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे 10% प्रॉफिट है, इस वजह से यहाँ पे 100 रुपये में अगर आप 10 को ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 100 बाय में 110 रखा है। तो यहाँ पे देखो आप पूरा सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8,25,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,25,000 और साथ में 4 0 भी इस तरीके से आ जाएगा पूरा। बाई में इसके 11 रहेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 7,50,000
1,50,000। अब देखो ये तो पूरा अमाउंट पता चल गया, ये इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट है। अब इन्वेस्टमेंट पे 10% का प्रॉफिट था। अब जैसे सिंपल तरीके से जो प्रॉफिट निकालते हैं सेम निकाल दो। 7,50,000 मल्टीप्लाई में 10/100 कर देंगे और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 75,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा था। ये जो पूरा पेज पे मैंने सॉल्व कर रखा है इसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। देखो जिस भी लेसन के मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ, अगर वो सॉल्व करने का जो पूरा तरीका है अगर वो सिंपली वहीं से पता चल जाता है तो मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट अगर कहीं पे लगता है मुझे कि क्वेश्चन में इस अमाउंट को सॉल्व करके बताना चाहिए तो मैं आपको हमेशा सॉल्व करके भी बताती हूँ। तो दोनों तरीके से हमें कंप्लीट करना होता है। तो देखो इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया। अब आप इजीली देख सकते हो 8,25,000 तो हम बैंक में दिखाएंगे क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट था हमारा 7,50,000 का एंड प्रॉफिट एंड लॉस था, मतलब कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट था वो था हमारा 75,000 का, जो कि मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके बताया। तो इस तरीके से पूरा अमाउंट था। जो सिंपल अमाउंट है मैं आपको यहीं पे बता दूंगी, जो थोड़ा सा अलग रहेगा जिसके पीछे कैलकुलेशन है पूरा तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, जैसा कि मैंने अब तक की क्लास में हमेशा आपको करके दिखाया। और जो पिक है मतलब जो पिक्चर है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब अपने अपने अमाउंट का ड्यू करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेच के हमने अपने अमाउंट को रिसीव कर लिया है। अब हम उनका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने से पहले अमाउंट को ड्यू किया जाता है, देन उसके बाद में पेमेंट को रिसीव या पेमेंट दोनों मतलब किया जाता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन में हम पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000 आ जाएगा, प्रीमियम में 3,60,000 आ जाएगा और टोटल अमाउंट जो है वो 4,80,000 आ जाएगा। अभी फटाफट से सारे अमाउंट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पूरा अमाउंट जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि 12,000 को उनका इक्विटी शेयर था, जो कि उन्होंने 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से उन्होंने उसको बाय बैक किया। तो 12,000 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट आएगा, 12 4 ज़ा कितना होता है 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000। इस वजह से यहाँ पे दिखाया गया है 4,80,000। इसी के साथ में ही कंपनी का जो पूरा शेयर था वो 12,000 का था। अगर आप 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं आपको शो भी कर देती हूँ साथ साथ, 12,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर आएगा 1,20,000। अगर आप 12,000 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा 4,80,000। सिंपली से अब सिंपल सा 4,80,000 में से आप 1,20,000 को माइनस कर दो तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,60,000। इसको ये जो अमाउंट है ये इन दोनों को माइनस करके भी पता लगाया जा सकता है और इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, ये देखो 12,000 का शेयर था, अब हमें प्रीमियम निकालना है कि उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। शेयर था 10 रुपीज़ का बट उनका पेमेंट हुआ है 40,000 का, तो यहाँ पे एक्सेस कितना है, मतलब कि फालतू एक्स्ट्रा कितना है, 10 रुपये के हिसाब से था स्टार्टिंग में और पेमेंट के टाइम पे वो हो चुका 40,000। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है आपको। इसको इस 30 का मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 30 रुपीज़ का, उस 30 रुपीज़ को आप 12,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ जाएगा 3,60,000। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसा आपको समझ में आ जाए इजीली तरीके से। तो ये पूरा अमाउंट इस तरीके से दिखा देंगे। अब हमें जनरल रिजर्व का यूज़ करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आ जाएगा और इसमें 1,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व में अमाउंट को पहले से दिखा रखा था। जनरल रिजर्व में अमाउंट तो है 15 लाख का, बट यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है ये 1,20,000 है। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि 1,20,000 किस तरीके से आ गया। ये इस तरीके से आया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर बाय बैक प्रीमियम पे किया जाता है तो उस प्रीमियम को कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना होता है। तो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है ज़्यादातर सिक्योरिटी प्रीमियम में से ही किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को इसलिए ही बनाया जाता है ताकि अगर हम प्रीमियम पे किसी चीज़ को पेमेंट कर रहे हैं
तो वहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकें। और अगर हमने प्रीमियम पे अपने ही शेयर को इशू कर दिया है तो वहाँ से हमें अमाउंट रिसीव हो जाता है, जो कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देते। कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम के अमाउंट को रिसीव भी करते हैं और उसका एडजस्ट करके पेमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पेमेंट है, टोटल पेमेंट शेयर होल्डर का, वो तो 4,80,000 है। मतलब कि उस पर्सन को, जो शेयर होल्डर है, हमें उसको पेमेंट करना है 4,80,000 का। लेकिन जो कंपनी है, आप कंपनी की तरफ से सोच के चलो, कंपनी को 4,80,000 को कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेंगे, अपने प्रीमियम के अमाउंट को तो सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे 3,60,000 आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट इतना ही था। देन उसके बाद में 4,80,000 में से अगर आप उसको माइनस करते हो 3,60,000 का, तो आपके पास में रिमेनिंग अमाउंट आता है 1,20,000। तो ये बचा हुआ जो अमाउंट है ना, इसको हम जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पे जनरल रिजर्व में 1,20,000 आ गया है और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को दिखा दिया है 3,60,000। बस ये पूरा हो चुका है। लास्ट में जाकर उनका पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 4,80,000 का उनका पेमेंट था, तो 4,80,000 का हमने उनको पेमेंट कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पे नोट्स में दिखाया भी था कि 8,25,000 पे आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालोगे। तो ये पूरा क्वेश्चन था। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। इट मीन्स हमने पूरे लेसन को कंप्लीट कर लिया, सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर क्लासेस को। एंड साथ में ही इस क्लास को शेयर ज़रूर से कर लेना और फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और फीडबैक में अगर आपके पास में कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर से देना, क्योंकि आपके सजेशन के थ्रू मैं आगे की क्लासेस को मतलब थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाती हूँ, जिससे आगे की क्लासेस को और ज़्यादा क्वालिटी में बनाया जा सके। तो आज की इस क्लास में बस इतना है। अपना फीडबैक ना भूलना। क्लासेस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर से कर लेना। फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। और साथ में ही मतलब कि ये जो प्लेलिस्ट है, इसकी जितने भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सभी के जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। साथ ही मैं आपको जो नोट्स में मैं आपको जो सॉल्व करके बताती हूँ, उसके पिक्चर भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। और ये जो PDF है जिसके थ्रू मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, ये जो PDF है ये आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये SOL की वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है ये इसकी एक वीडियो मैंने चैनल पे शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से भी उसको देख के और इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे मैं साथ ही सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो बस क्लासेस को यहीं पे एंड करते हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे आपको प्रोवाइड करना था। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो क्लासेस को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।